नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि भारतीय संविधान में जितने भी प्रावधान हैं वो सब भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंतर्गत आएंगे। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पहली विशेषता है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। दूसरी विशेषता है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, लोकतांत्रिक राज्य, गणतंत्र, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, विधि का शासन, संसदीय शासन की स्थापना, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग, कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण। अब हम इन सभी विशेषताओं को विस्तार से समझेंगे। तो हेडिंग रहेगा भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारत का संविधान विश्व का एक अनूठा संविधान है। उसकी अनेक विशेषताएं हैं जो उसे विश्व के अन्य देशों के संविधानों से उसकी अलग पहचान बनाती हैं। पहली विशेषता है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। और हम जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इतना विशाल या बड़ा होने के पीछे सबसे प्रमुख कारण है केंद्रीय और प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन और उनकी शक्तियों का विस्तृत विवरण होना। भारतीय संविधान या मूल संविधान में देखें तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, लेकिन अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। अंतिम रूप से देखें तो 395 नंबर का ही अनुच्छेद है, क्योंकि 396 नंबर का अनुच्छेद कोई नहीं है और 22 भाग हैं। किंतु गणना की दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में अनुच्छेदों की जो संख्या है 465 है और भाग हैं तो गणना की दृष्टि से भाग 25 हो जाते हैं। अब देखते हैं भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। तो अमेरिका का संविधान जो विश्व का प्रथम लिखित संविधान था, अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं और अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। फिर कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं। फिर भी ये सभी देश भारत से बहुत पीछे हैं संविधान के मामले में। दूसरी विशेषता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हम लोग जानते हैं संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्तमान में नागरिकों को 6 अधिकारों की चर्चा की गई है और ये मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और ये नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। ये अधिकार हैं जैसे समानता का अधिकार हो गया, फिर है दूसरे नंबर पे स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरे नंबर पे है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथे नंबर पे है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वें नंबर पे है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और लास्ट अधिकार है 6वें नंबर पे
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगली विशेषता है मौलिक कर्तव्य, तीसरे नंबर पे। तो हम लोग जानते हैं कि इनका समावेश मूल संविधान में नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। फिर वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब शिक्षा का अधिकार बच्चों के लिए जुड़ा तो नागरिकों के कर्तव्य के रूप में भी जिम्मेदारी दी गई। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगली विशेषता है नीति निर्देशक तत्व। तो हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्यों को अपनी नीतियों के निर्धारण के समय या योजनाएं बनाते समय राज्यों के मार्गदर्शन के रूप में कुछ उनके पवित्र कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और ये नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हैं। 5वीं विशेषता है संविधान की धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। तो संविधान के द्वारा ही भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है, जिसके अनुसार भारत का कोई एक राज्य धर्म नहीं होगा और राज्य की नज़र में सभी धर्म समान होंगे और किसी भी धर्म के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और संविधान के द्वारा सभी भारतीयों को अपने अपने धर्म का आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने, किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। अगली विशेषता है 6वें नंबर पे लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना। लोकतंत्र हम लोग जानते हैं जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया जाने वाला शासन। और देखें तो सरकार की जो शक्ति का स्रोत है वो जनता में ही निहित है। अगली विशेषता है गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना। इसका मतलब है जहां एक शासन अध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत रूप से। अगली विशेषता है भारतीय संविधान की एकल नागरिकता, अर्थात भारतीय संविधान के द्वारा भारत की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत संघीय देश होने के बाद भी कोई भी नागरिक सिर्फ भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का नागरिक नहीं। जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में प्रावधान होता है कि प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त होगी और दोहरी नागरिकता में एक होगी केंद्र सरकार की और दूसरी होती है राज्य सरकार की। यह व्यवस्था वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका में है, क्योंकि वहाँ भी संघात्मक शासन व्यवस्था है। लेकिन भारत में एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगली विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अर्थात भारत के सभी नागरिकों को संविधान के द्वारा बिना किसी भेदभाव के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया है। और वर्तमान में देखें तो वोट देने या वयस्क मताधिकार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है, जबकि संविधान के प्रारंभ में मतदान करने की जो उम्र होती थी वो 21 वर्ष होती थी। इसे 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा वोट देने की उम्र
21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी गई। तो 1989 से अभी तक वोट देने की उम्र 18 वर्ष है। और भारत में इस मामले में समानता स्थापित है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार हो, चाहे किसी भी जाति, धर्म या किसी भी संप्रदाय से हो। अगली विशेषता है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिससे लोकतंत्र की सुरक्षा हो सके और सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के न्याय भी प्राप्त हो सके। और भारत में जो न्यायिक संरचना है वह एकीकृत है, अर्थात केंद्र में है सुप्रीम कोर्ट, राज्यों में होता है हाई कोर्ट, और जिले लेवल पे या निचली अदालतें में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। लेकिन सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं फाइनल और अंतिम होते हैं, फिर उनकी अपील और सुनवाई कहीं नहीं हो सकती है। अगली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता, अर्थात भारत में संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। भारत में कोई भी कार्य संविधान के उपबंधों के तहत ही किया जाएगा तथा कोई भी व्यक्ति या संस्था संविधान से ऊपर नहीं है, अर्थात सभी संविधान के अधीन हैं। फिर है अगली विशेषता लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, अर्थात भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है जिसका प्रमुख उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है और लोगों के कल्याण के लिए ही नीतियां तथा योजनाएं बनाना है। अगली विशेषता है विधि के शासन की स्थापना। तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति विधि या कानून के समक्ष समान है, अर्थात एक प्रधानमंत्री से लेकर और एक सामान्य नागरिक तक कानून की नज़र में सभी समान हैं और कानून का उल्लंघन करने पर सभी को समान सजा मिलेगी। अगली विशेषता है भारतीय संविधान की संसदीय शासन की स्थापना। भारतीय संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। और प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी जब तक विश्वास मत है लोकसभा में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल का, तभी तक सरकार रहेगी। अगली विशेषता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग। भारत में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जो समय समय पे निर्वाचन कराता रहता है। अगली विशेषता है कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण। तो संविधान संशोधन की दृष्टि से देखें तो संविधानों को कठोर और लचीलेपन दो प्रकार के माने जाते हैं। कठोर ये होते हैं जिनमें संशोधन करना कठिन होता है, और लचीलेपन होते हैं जिनमें सामान्य विधि के द्वारा ही संविधान में संशोधन हो जाता है। तो भारत में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ संघीय व्यवस्था से संबंधित ऐसे प्रावधान हैं जिनमें विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों की भी सहमति अनिवार्य होती है। इस प्रकार भारतीय संविधान की अनेक विशेषताएं हैं, और जिन सभी की चर्चा इस एक छोटे से वीडियो में नहीं की जा सकती है, फिर भी सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया है।
धन्यवाद। संविधान के व्यापक होने के कारण, क्योंकि हम जानते हैं भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं जो विश्व के किसी भी देश के संविधान में नहीं हैं। व्यापक होने का पहला कारण है भौगोलिक कारण, जिसके अंतर्गत भारत का विस्तार और विविधता है। क्योंकि हम जानते हैं भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें नंबर का देश है और भारत आकार में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और भारत की यदि उत्तर से दक्षिण में विस्तार देखें तो उत्तर से दक्षिण 3,214 किलोमीटर है और ये पूरब से पश्चिम में देखें भारत का विस्तार तो 2,933 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये हम लोग इतना जानते हैं पहले से। अब भारत की विविधता भी जानते हैं कि भारत में भौगोलिक रूप से भी विविध है। कहीं पे पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं नदियां हैं, कहीं समुद्र है तो कहीं पे मरुस्थल है और बाकी क्षेत्रों में भी विविधता है, यानी भाषा के आधार पे विविधता, जाति के आधार पे विविधता, धर्म के आधार पे विविधता, संस्कृति के आधार पे विविधता है और इन सब को सजोने के लिए और पूरे भारत को एक करने के लिए हमने सभी की सुरक्षा के लिए अलग अलग संविधान में प्रावधान बनाए हैं, जिस कारण भारत का संविधान व्यापक हो गया है। दूसरा कारण है संविधान के व्यापक होने का ऐतिहासिक कारण। क्योंकि जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन किया है, तो पहले 100 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया और 1857 की क्रांति के बाद 1858 से भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश क्राउन के अधीन रहा और इन्होंने अपने अपने नियम कानून बनाकर अधिनियम बना के शासन किए हैं। जैसे कि जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से कानून बनाना शुरू किया है। फिर 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट बनाया था। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार ने बहुत सारे अधिनियम बनाए। सबसे पहले भारतीय शासन अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारतीय शासन अधिनियम 1935। इस प्रकार इन्होंने बहुत सारे अधिनियम बना करके और भारत के संविधान को व्यापक कर दिया है। और भारत का संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव यदि देखें तो भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान का अकेले 2/3 हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है। यानी भारत का 60 से 70% संविधान अकेले 1935 के अधिनियम से लिया गया है। इसीलिए जब प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा,
तो वहाँ पे उसका जवाब होता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 का, क्योंकि अकेले भारतीय संविधान का 60% हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है। भारतीय संविधान के व्यापक होने का तीसरा महत्वपूर्ण कारण है एकल संविधान, अर्थात हमने केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान बनाया है, जबकि जिन देशों में संघात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पे केंद्र के लिए अलग संविधान होता है और राज्य के लिए भी अलग संविधान होता है। जैसे इस सब का सबसे अच्छा उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है और जो केंद्र और राज्यों के लिए उन्होंने अलग अलग संविधान बनाए हैं, जबकि भारत में केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। अगला संविधान के व्यापक होने का कारण है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। यानी संविधान की भाषा इतनी कठिन हो गई है कि वो आम जन के समझ से बाहर है और उस भाषा को स्पष्ट करने में एक तो वकीलों का रोल होता है या कि जो संविधान के जानकार होते हैं उनको होता है नॉलेज, और या कि फिर जब कहीं भी कोई बात अस्पष्ट हो जाती है संविधान में तो उसका स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के व्यापक होने का पांचवा कारण है विभिन्न प्रावधान। यानी हमने हर एक बात या हर एक बिंदु को स्पष्ट करने के लिए एक अलग अनुच्छेद बनाया है और सभी के लिए एक अलग भाग बनाए गए हैं। और यदि कुछ बातें जो स्पष्ट नहीं हो पाई हैं तो फिर हमने अनुसूचियां बना दी हैं उनके लिए। और देखें तो शासन के मौलिक सिद्धांत बताए गए हैं, उसके साथ ही प्रशासनिक प्रावधान भी हर एक बिंदु में बताने का प्रयास किया गया है। लास्ट पॉइंट है भारतीय संविधान के व्यापक होने का विभिन्न संविधान संशोधन। तो हम जानते हैं वर्तमान में यानी 2023 तक में अभी 105 संविधान संशोधन लागू हो चुके हैं। 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं और हमने प्रत्येक संविधान संशोधन के द्वारा कोई ना कोई परिवर्तन संविधान में किया है या कुछ चीज़ें ऐड की हैं। जैसे मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान मूल संविधान में नहीं था, तो हमने मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन के द्वारा सन 1976 में इनको संविधान का हिस्सा बनाया। स्थानीय स्वशासन जिसमें ग्रामीण निकाय जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत है, और शहरी निकाय में देखें तो नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम है, इन सबको जोड़ा है। तो ग्रामीण निकाय यानी पंचायती राज को हमने 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज की व्यवस्था की और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने नगरीय निकाय यानी नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम की व्यवस्था की है। ये 73वें और 74वें ये दोनों संविधान संशोधन 1992 में हुए थे। इस प्रकार 105 संविधान संशोधनों के द्वारा भी भारत का संविधान व्यापक हो गया है, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें स्पष्ट करने के लिए या बहुत सारे प्रावधान इन संविधान संशोधनों के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा है। भारतीय संविधान की नकारात्मक विशेषताएं। तो पहली नकारात्मक विशेषता है कि भारत का संविधान अत्यधिक लंबा, विस्तृत और विश्व का
सबसे बड़ा होना है, यानी इसका अपना बड़ा आकार होना ही इसकी एक नकारात्मक विशेषता माना जाता है। और हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इतने अनुच्छेद और इतने भाग और इतनी अनुसूचियां विश्व के किसी भी देश के संविधान में नहीं है। फिर देखें कि संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनका अभी तक उपयोग नहीं हो पाया है। जैसे हमने नीति निर्देशक तत्व में जो भी प्रावधान रखे हैं वो शासन या राज्य के मूलभूत होते हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राज्य के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाएंगी इन उद्देश्यों या लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ही नीतियां बनाएंगी। लेकिन जैसे एक अनुच्छेद है 44, अनुच्छेद 44 एक समान नागरिक संहिता से संबंधित है और इस प्रावधान को अभी तक लागू नहीं किया गया है। लेकिन हमने संविधान के एक अनुच्छेद को यहाँ पे इस प्रकार रिजर्व कर दिया है। इस प्रकार बहुत से ऐसे अनुच्छेद हैं जिनका प्रयोग बहुत कम हुआ है या कुछ ऐसे हैं जिनका प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है। फिर दूसरा है संविधान की नकारात्मक विशेषता, भारतीय संविधान का वकीलों का स्वर्ग होना। जानते हैं कि भारत का संविधान अस्पष्ट, जटिल भाषा से युक्त है और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो असंदिग्ध भाषा में लिपिबद्ध किए गए हैं, जो सामान्य नागरिकों के समझ से परे हैं या सामान्य नागरिकों के आसानी से समझ में नहीं आते हैं। तो इनकी व्याख्या विधि विशेषज्ञ, कानून या संविधान के जो जानकार होते हैं उनके द्वारा की जाती है या कि न्यायालय के न्यायपालिका के द्वारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा इनका स्पष्टीकरण होता है। फिर तीसरी नकारात्मक विशेषता है केंद्र को आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली बनाया जाना। हमने राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए कि अब भारत के टुकड़े ना होने पाएं और कोई राज्य भारतीय संघ से अलग अपना अस्तित्व ना बनाए या राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को कमजोर ना करे, इसलिए केंद्र को हमने ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है। और इस कारण केंद्र को ज़्यादा शक्तियां भी दे दी गई हैं। जैसे राष्ट्रपति जो संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं उनके द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति होती है। संघीय शासन व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है, लेकिन भारतीय संविधान में संघात्मक शासन के बावजूद भी इकहरी नागरिकता की रखी गई है, जिससे राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित हो सके। इसलिए संघात्मक शासन में दोहरी नागरिकता होती है, एक नागरिकता होती है केंद्र सरकार की और एक नागरिकता होती है राज्य सरकार की। लेकिन भारत में केवल और केवल हमारी पहचान भारतीयता है, यानी हम भारत के लोग हैं। फिर है केंद्र को शक्तिशाली बनाने के लिए अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की गई और वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। एक है IAS, IPS और तीसरी है IFS। IAS अर्थात इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। IPS यानी इंडियन पुलिस सर्विस अर्थात भारतीय पुलिस सेवा और तीसरी अखिल भारतीय सेवा है IFS यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, यानी भारतीय वन सेवा। इन अखिल भारतीय सेवाओं पे केंद्र सरकार का अधिकार होता है। इनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा होती है, लेकिन ये कार्य राज्यों में करते हैं। फिर है संकटकालीन शक्तियाँ।
यानी राष्ट्रपति को 3 प्रकार की संकटकालीन शक्तियां दी गई हैं और जो केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं, और इस आपातकाल के समय केंद्र सरकार के को राज्य सरकार के ऊपर पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है। फिर भारतीय संविधान की नकारात्मक विशेषता है, संविधान का अधिकांश प्रावधान 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। यानी हम जानते हैं कि भारतीय संविधान का अकेले 2/3 हिस्सा यानी 60 से 70% भाग अकेले भारतीय शासन अधिनियम 1935 से प्रभावित है। और ये भी जानते हैं कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का ही पड़ा है। इसके अलावा जो प्रावधान बचे तो हमने अन्य विदेशी देशों के संविधानों से ग्रहण किया है। जैसे अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार ले लिया, उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी व्यवस्थाएं अमेरिका के संविधान से, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से, इकहरी नागरिकता ब्रिटेन से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। इस प्रकार हमने दूसरे देशों से भी बहुत सारी प्रावधान लिया है और ये आदर्श और प्रावधान ऐसे हैं जिनका भारत की मूल भावना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। फिर भी भले ही हमने बहुत सारे प्रावधान अन्य देशों से ग्रहण किए हैं, लेकिन अपनी परिस्थितियों और भविष्य को देखते हुए उनमें अपने परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करके ही अपने अनुसार हमने ढाला है। तो ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि हमने पूरी तरह से नकल किया है। धन्यवाद।